नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका पहुना डॉट इन में। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस ने डॉक्टर्स की तकलीफें और बढ़ा दी हैं। कई राज्यों में ब्लैक फंगस के कई पेशेंट सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसका डर बना हुआ है। कैसे फैल रहा है ये ब्लैक फंगस, कैसे इससे सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रायपुर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर। हेलो डॉक्टर, स्वागत है आपका पहुना डॉट इन में। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, सबसे पहले ये बताइए क्यों हो रहा है ये ब्लैक फंगस? क्या ये एंटीबायोटिक का असर है या ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करने की वजह से हो रहा है? मैडम, ये जैसे कि इसके बारे में अभी पिछले कुछ हफ्तों से काफी डिस्कशन होता रहा है कि ये एक्चुअली एक फंगल इन्फेक्शन, इसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। और ये काफी मतलब अरसे से मेडिकल प्रोफेशनल्स को इसके बारे में जानकारी थी। और उस वक्त भी पहले खास करके नॉर्थ इंडिया में इसके केसेस मिलते रहे हैं और अब्रॉड भी ये केसेस मिलते हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में भी। ये बेसिकली डायबिटिक्स में पाया जाता था या जिनकी इम्यूनिटी लोअर्ड थी किसी भी कारण से, चाहे फिर वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे थे या कैंसर की कोई इनकी थेरेपी चल रही है, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ हो। तो ये फंगल इन्फेक्शन बेसिकली इसको एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। फंगस जैसे कि यूबिक्विटस है, एनवायरमेंट में हर जगह है, एयर में है, सॉइल में है, पानी में होगा, अपने नेजल कैविटी में भी होता है। और नॉर्मली ये डिजीज नहीं प्रोड्यूस करता, आसपास हमारे जरूर रहता है। सिर्फ वो पेशेंट्स जिनमें इम्यूनिटी कम हो गई उसमें ये इन्फेक्शन पैदा कराता था। और ये पाया गया था स्पेशली इस पर्टिकुलर कोविड के दौरान जो सेकेंड वेव आई। नेचुरल है कि जब ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रही थी, पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था, लंग में इन्फ्लेमेशन थी, तो स्टीरॉयड देने की ज़रूरत पड़ती थी उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने के लिए। और ये भी साथ में देखा गया कि बहुत सारे पेशेंट्स जो कोविड का ट्रीटमेंट करा रहे थे वो डायबिटिक्स भी थे। तो जब भी डायबिटिक पेशेंट में स्टीरॉयड का यूज होता है तो उनकी ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ जाती है और कंट्रोल करना मुश्किल भी हो जाता है। सो ये इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बन गया कि पेशेंट्स ऑलरेडी डायबिटिक थे, उनको स्टीरॉयड्स भी चल रही थी उस पर्टिकुलर कोविड के दौरान। और जब उनका डिस्चार्ज हुआ तो हो सकता है उनकी शुगर अभी भी बढ़ी हुई रेंज में हो, तो ये उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हुआ। ऑल्दो ये नॉर्मली इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ केसेस कभी हम लोगों ने भी देखे नहीं थे। इस तरह के केसेस जैसे कि आपने जिक्र किया, सेंट्रल इंडिया में जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न इंडिया से महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ में जैसे तेलंगाना, आंध्रा, उसके बाद राजस्थान और नॉर्थ इंडिया से स्टेट से भी लगातार केसेस की रिपोर्टिंग हो रही है। तो ये बड़ा एक अनयूजुअल रहा। ऑल्दो इन्फेक्शन पहले से पता था, लेकिन इतने लार्ज नंबर ऑफ केसेस शायद क्योंकि स्टीरॉयड यूसेज था डायबिटिक पेशेंट्स में, लगता है कारण यही रहा होगा ज्यादा। ऐसे में क्या सावधानी बरतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? जी हाँ, सावधानी मतलब देखिए, सबसे पहले तो इनके हमको लक्षण जो हैं, सिम्टम्स हैं, इनको पहचानना होता है। और जैसे कि अगर कोई नाक बंद हो रहा है ऐसे पेशेंट्स को जो कि इलाज करा चुके, या जिनका जिक्र किया मैंने, जिनकी इम्यूनिटी लोअर्ड है, अगर उनको लग रहा है कि आंख में दर्द हो रहा है, आंख में कुछ कालापन आ रहा है, स्वेलिंग आ रही है लिड में, आंख बाहर आ रही है, और नाक से कुछ डार्क कलर का सिक्रीशन आ रहा है या कुछ डार्क कलर के क्रस बाहर निकल के आ रहे, तालू में कुछ डार्क पैच आ रहा है, स्किन में कुछ चेहरे का कोई ऐसे काला पैच आ रहा है, और उनकी अगर शुगर है जो कि अनकंट्रोल्ड है, या पीछे अगर हम क्योंकि कोविड के ही पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, अगर उनका कोविड का इस हाल फिलहाल अगर उसका इलाज हो चुका है, खास करके वो डायबिटिक थे और स्टीरॉयड था यूसेज उसका, तो उनको इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। तुरंत अपने डॉक्टर को जहाँ पे भी प्रॉपर फैसिलिटीज हैं वो दिखाएं, और अपना शुगर डेफिनेटली सभी अपना कंट्रोल में रखें। और जिन जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी लोअर्ड है किसी भी कारण से, वो अपने उसका जरूर ध्यान रखें, खास करके जिनकी कोविड से रिकवरी हुई है। जी, ब्लैक फंगस का सीधा असर लंग्स पर हो रहा है और अभी हर जगह बताया जा रहा है योग और प्राणायाम करने के लिए। तो क्या ये करना कारगर है इस चीज पे? देखिए, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, जो फंगल इन्फेक्शन जिसको ऐसे एक नॉर्मल कोलोकियल लैंग्वेज में अब ब्लैक फंगस कह रहे हैं, वो कॉमनेस्ट जो देखा जाता है वो नोज मतलब नेजल कैविटी, पैरानेजल साइनसेस, आई यहाँ पे कॉमनली दिखती है, स्किन में भी आ जाता है। और कभी कभी अगर इसका कंट्रोल ढंग से नहीं हो तो आँख के रास्ते से फिर वो ब्रेन में भी चला जाता है। इसके अलावा लंग्स में भी डिस्क्राइब्ड है, और लंग्स में भी म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन हो सकता है ये।
तो बेसिकली इसके अगर हम लक्षण जानेंगे तो इसके बारे में इसकी प्रोटेक्शन हो सकती है। होने के लिए बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन जो कॉमनेस्ट जो देखा गया है वो नोज, नेजल कैविटी और आई, इनके ही प्रेजेंटेशन इस बार सबसे ज्यादा थे। तो योग और प्राणायाम करने से कुछ असर होता है? योग और प्राणायाम करने से तो डेफिनेटली एक जनरल वेलबीइंग के लिए यूजफुल चीज है। और फिर चाहे वो किसी भी चीज के पेशेंट होते हैं, अपर नेजल कैविटी मतलब रेस्पिरेटरी पैसेजेस, लोअर रेस्पिरेटरी पैसेजेस, डेफिनेटली उसका योग प्राणायाम का एक बेनिफिशियल इफेक्ट है। बट ये एक अकेला ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, ये एक कंबाइंड थेरेपी का पार्ट बन सकता है। और डेफिनेटली उसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन अकेले उसके ऊपर हम रिलाई भी नहीं कर सकते, ये भी सच है। कैसे फैल रहा है ब्लैक फंगस? क्या ये भी कंटेजियस है कोरोना वायरस की जैसे? जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी आपके एनवायरनमेंट में रहता है, फिर वो चाहे वो सॉइल में हो, वाटर में हो, एयर में हो, और जिनको भी जिनकी इम्यूनिटी लोअर रहती है उनको इसका खतरा बना रहता है। तो ये एक से दूसरे को तो नहीं फैलता, लेकिन वही कॉमन सिचुएशंस अगर क्रिएट होते किसी के लिए भी, तो ऐसे पेशेंट को भी उसका होने का खतरा बना रहता है। सो तो डेफिनेटली अगर आप अपनी फैमिली में किसी को है तो जी दूसरों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उनको भी ये फैल सकता है? नहीं, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना है कि वो भी उस हिसाब से साफ सफाई रखे, और अगर उनको भी डायबिटिक है तो वो भी अपने डायबिटीज का कंट्रोल रखे। साफ सुथरा मास्क या जो जो पर्सनल हाइजीन की जो चीजें हैं वो तो वैसे भी फॉलो करनी है, क्योंकि वो कभी कभार तो ये कह नहीं सकते कि क्या मल्टीपल कॉजेज रहे होंगे, लेकिन पर्सनल हाइजीन, मेंटेनिंग क्लीन क्लीन मास्क, और बाकी जो मेडिकल इक्विपमेंट, अगर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स थे तो उनको भी अपने डिवाइसेस को रेगुलरली क्लीन करके रखना होता है। वो एक से दूसरे को इन्फेक्शन फैलाने से रोकता है। ये डायरेक्टली कॉन्टेजियस नहीं है, लेकिन तो भी जो जनरल क्लीनलीनेस के मेजर्स और हाइजीन के मेजर्स हमेशा जरूरत है उसकी। ब्लैक फंगस के इलाज में मरीजों को एम्फोटेसिरिन बी की कितनी कॉइल लग जाती है? देखिए, तो जो एक कॉमनली यूज्ड ड्रग है, जैसे अगर कोई भी पेशेंट आता है इस तरह से तो इनको हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है। और सबसे पहले जो भी कंडीशन होती है, क्योंकि एक प्रिडिस्पोजिंग कंडीशन हम कहते हैं, अंडरलाइन कंडीशन, और जैसे कि जिक्र कर रहे थे कॉमनेस्ट वो डायबिटिक्स होते जो अनकंट्रोल्ड उनकी ब्लड शुगर है, तो उनको एडमिट करके उनकी ब्लड शुगर या जो भी और अन्य कारण है जिनकी इम्यूनिटी लोअर होने की, उसको करेक्शन करना सबसे पहले जरूरी है। और इसके बाद और दो पहलू है, एक है इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी, और फाइनली है सर्जरी, जिसमें कि जो भी डिजीज्ड नेक्रोटिक टिश्यू रहता है उसको सर्जरी द्वारा निकाला जाता है। तो एम्फोटेरिसिन बी एक इंजेक्शन होता है, और ये लगभग इसको डेली देना पड़ जाता है पेशेंट को, उनकी किडनी फंक्शंस को मॉनिटर किया जाता है। और 4 हफ्ते 5 हफ्ते तक ये इनको इंजेक्शन ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद भी, मतलब टोटल ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स का थेरेपी रहता है। किस एज ग्रुप वालों को ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है? वही देखे गए हैं कि जिनकी उम्र 40 50 60 ऐसे थी, और जो डायबिटिक्स थे और जिनकी शुगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं थी, पहले भी नहीं थी शायद, और उसके बाद जब स्टीरॉयड का यूसेज हुआ तो शायद और बढ़ गई, और जब घर भी गए होंगे तो भी उनकी शुगर बढ़ी हुई रेंज में थी, 300 350 400। तो ये इन पेशेंट्स में हमने देखा कि इस जो कोविड के बाद की बात बोले, इनकी सबसे ज्यादा संख्या हमको देखने को मिल रही। तो बच्चों को ज्यादा नहीं हो रहा है ब्लैक फंगस? बच्चों में भी डिस्क्राइब्ड है, ऐसा नहीं है। और जैसे कि हम लोग जब नॉर्थ इंडिया में, मैं जो चंडीगढ़ में था, तो हम वहाँ पे एक डायबिटीज की कंडीशन है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस टाइप 1। वो कभी कभी बच्चों में भी डायबिटीज होता है, और उनकी प्रेजेंटेशन म्यूकरमाइकोसिस होकर के भी हमने देखी हुई है। तो होने के लिए जिनकी भी इम्यूनिटी लोअर्ड है, जिन बच्चों को ल्यूकीमिया लिम्फोमा है, उनको भी खतरा इसका ज्यादा रहता है। आमतौर पे ये पेशेंट्स डायबिटीज के जनरली हम लोग अडल्ट्स में ही देखते हैं, इसलिए म्यूकरमाइकोसिस के केसेस भी अडल्ट्स में ही ज्यादा होते हैं। ब्लैक फंगस के पेशेंट्स ज्यादा कहाँ देखने को, महिलाएं देखने को मिल रही है या पुरुष? इसका रेशियो क्या है? जो हम लोग के यहाँ जो आए हैं अभी तक लगभग लगभग 70 से अधिक, तो 2/3 मेल्स है और 1/3 फीमेल है। लेकिन ऐसा नहीं कि फीमेल्स में नहीं देखा जा रहा है, जनरली उनके नंबर्स ज्यादा रहे होंगे इसलिए ये है, लेकिन मेल्स और फीमेल्स दोनों में ये पाया जाता है। अभी तक आपने जितने ब्लैक फंगस के पेशेंट्स को अटेंड किया है उनमें सिमिलरिटीज क्या देखने को मिली आपको? क्या क्या सिमिलर था सब में?
सब में सिमिलर सबसे पहले ये था कि उनका इलाज लगभग अप्रैल में हुआ था, 15 से लेकर के 30 अप्रैल तक उनका जनरली कोविड निकला था। और उसके बाद उनका डिस्चार्ज हो गया था हॉस्पिटल से, घर पे थे। और शुगर सबको थी, ब्लड शुगर रेज्ड थी, सबको डायबिटिक्स थे। और मेजॉरिटी लोगों की शुगर 250-300 थी, ऊपर थी। और सिम्टम्स इनके काफ़ी रैपिडली डेवलप हुए, मतलब 3 से 4 दिन के अंदर नाक से दिक्कत उनको आंख में चली गई। सो आई थिंक उनको, क्योंकि इससे पहले की जानकारी होती उनको, तब तक उतना वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया था। फिर जैसे उनको जानकारी हुई है और ये आपके माध्यम से इस तरह से जो पब्लिक अवेयरनेस मेरे ख्याल से बढ़ गई है, तो अब पेशेंट्स जल्दी जल्दी आकर दिखा भी रहे हैं अपने को। तो क्या आपको लगता है कि कोरोना के इलाज में बदलाव लाने की जरूरत है? हाँ जी, ये तो है ही कि जो स्टेरॉइड है वो नेचुरल है कि वो डॉक्टर्स जो प्रॉपरली प्रोटोकॉल के बेस पर ही उनका इलाज करें मरीजों का। एंड आई एम श्योर कि वो कर रहे होंगे, यही चीज जो जरूरी है। माइल्ड केसेस जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं है, नॉर्मल है, उनको तो शायद स्टेरॉइड की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ वो पेशेंट्स जिनकी सैचुरेशन फॉल कर रही है, ऑक्सीजन देने के बाद भी गिर रही है, जो क्लासिकली जो जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अंदर मॉडरेट या जो सीवियर केसेस आते हैं, उनको स्टेरॉइड देना होगा। और स्टेरॉइड का भी ग्रेजुअली रिड्यूस कराना होता है। और जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं डायबिटिक पेशेंट्स खास करके, उनको अपना शुगर कंट्रोल, ब्लड शुगर का प्रॉपरली मॉनिटर करना है। जो डॉक्टर्स जब जब वो कोविड के हॉस्पिटल में तब उसको करें, और जब वो पेशेंट घर जाता है तो भी उसको प्रॉपरली उसका मॉनिटरिंग रखना होगा। प्लस इसके अलावा अपना साफ सुथरा, जैसे मैंने बताया, हाइजीन मेंटेन करना, धूल वाले इलाके में नहीं जाना, घर में भी डस्टी इन्वायरमेंट नहीं रखना, प्रॉपर मास्क और क्लीन क्लोथ्स और बेड अपना रखना, तो मेरे ख्याल से उससे काफी बचाव हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, अपना समय पहुना डॉट इन को देने के लिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए पहुना डॉट इन के साथ। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।